नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल सक्सेस क्रैक में। और इस चैनल के माध्यम से हम कुछ देश और विदेश की महत्वपूर्ण न्यूज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। सो आज का हमारा टॉपिक है यूनिफॉर्म सिविल कोड। अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर को डायरेक्ट किया है कि वो देश में जल्द से जल्द यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेके आए। अब हम जानेंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या है, इसके क्या प्रोज और कॉन्स हैं, और क्या हम हमारे देश में इस प्रकार के जो यूनिफॉर्म सिविल लॉज है उसको देश में लाना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए। और साथ ही हम कुछ सजेशन भी देंगे जिसके तहत यूनिफॉर्म सिविल कोड को बिना लाए भी हम देश में इस प्रकार के सुधार कर सकते हैं। सो अब हम जानेंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है। देखिए, देश में बेसिकली दो टाइप के लॉज हैं, सिविल लॉज और क्रिमिनल लॉज। सिविल लॉज बेसिकली डील किसके साथ करते हैं, मैरिज, अडॉप्शन, डाइवोर्स और सक्सेशन और प्रॉपर्टी से रिलेटेड इश्यू को डील करते हैं। और इसी प्रकार यदि हम देखें क्रिमिनल लॉज में बेसिकली सीआरपीसी 1973 जिसके तहत जो क्राइम से रिलेटेड इश्यू होता है उनको देखा जाता है। सो इस प्रकार यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूनिफॉर्म आप सभी ने स्कूल में समान एक टाइप का यूनिफॉर्म पहना होगा। सो यूनिफॉर्म का बेसिकली मीन्स समान, और सिविल नागरिक, और कोड बेसिकली क्या है, लॉज है, यानी बहुत सारे जो कानून है उनको एक संग्रहित हम रूप बोल सकते हैं या फिर कोडिफिकेशन हम बोल सकते हैं। आगे हम देखेंगे कोडिफिकेशन ऑफ लॉज भी क्या होता है। इस प्रकार यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता। अब 1835 में ड्यूरिंग ब्रिटिश टाइम कॉलोनियल पीरियड से एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है जिसमें बेसिकली सिविल लॉज नहीं देखे जाते हैं, लेकिन उसमें कुछ क्राइम एविडेंस उनसे रिलेटेड जो रूल है उनको कोडिफिकेशन किया जाता है। हालांकि सिविल मामले में उस टाइम तक हस्तक्षेप नहीं किया जाता है ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा। और हम देखेंगे अपने कॉलोनियल टाइम में, उस टाइम भी हमने देखा है कि बहुत सारी जैसे कुरीतियाँ थी, लाइक अनटचेबिलिटी, सती प्रथा, जिसका हमारे जो फ्रीडम रिलीजियस थे फाइटर राजा राम मोहन राय द्वारा विद द हेल्प ऑफ लॉर्ड विलियम बेंटिक हमने सती प्रथा 1829 बंगाल सती रेगुलेशन एक्ट भी हमने पास करवाया। तो इस प्रकार देखेंगे कि समाज में जो भी कुरीतियाँ विद्यमान हैं उनको टाइम टाइम से खत्म कर दिया जाता है। और इंडिया क्या है, एक डाइवर्स कंट्री है, यानी मल्टी कल्चरल हम कंट्री भी बोल सकते हैं, जिसके अंतर बहुत सारे कल्चर विद्यमान हैं, और एक डाइवर्स कंट्री है। और एक कोई भी यदि हम सोसाइटी की बात करें तो एक प्रोग्रेसिव सोसाइटी होती है, और प्रोग्रेसिव सोसाइटी के अंतर यही देखते हैं हम कि उनमें जो भी कुरीतियां विद्यमान है उनको जल्द से जल्द खत्म किया जाए। सो यूनिफॉर्म सिविल कोड आफ्टर इंडिया गोट इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश गवर्नमेंट 1947, उस टाइम हिंदू जो सिविल लॉज थे उसमें बहुत सारे क्या थी, कुछ ना कुछ कमियां थी। तो हमने जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो गठन किया था उसमें भी जो जितने मेंबर थे उसमें उन्होंने डिस्कस किया कि इन सभी कुरीतियों को हम धीरे धीरे खत्म करेंगे। और 1951-52 का जो जनरल इलेक्शन था वो इसी कंसेंट के ऊपर लड़ा गया कि जैसे ही हम सत्ता में आएंगे हम सबसे पहले जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है उसको लेके आएंगे। सो 1956 में जो गवर्नमेंट ने हिंदू कोड बिल पास भी किया, और हिंदू मैरिज एक्ट, सक्सेशन एक्ट जैसे बहुत सारे कानून भी पास किया, जिसके अंतर्गत बोला गया था कि कोई भी एक पुरुष है तो वो दो शादी नहीं कर सकता। लेकिन उस टाइम भी जो मुस्लिम रिलीजन था उसके अंतर जो उनके पर्सनल लॉज थे उसमें ऐसा कोई प्रावधान नहीं था कि वो दो शादी नहीं कर सकते। इस प्रकार से जो मुस्लिम लॉज थे वो वैसे के वैसे थे, उनमें किसी प्रकार का कोई सुधार नहीं किया गया। जबकि हिंदू रिलीजन के अंतर जिसमें सिख और जैन कम्युनिटी को भी हमने सम्मिलित किया था। हालांकि देखें तो यूनिफॉर्म सिविल कोड में गोवा देश का एकमात्र ऐसा राज्य है जिसमें पोर्टुगीज सिविल कोड 1867 है, वहां आज भी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है, यानी कोई भी एक पर्सन है वो दो शादी नहीं कर सकता। और जो सक्सेशन प्रॉपर्टी से एक्ट है वो भी सभी पूरे राज्य में समान रूप से लागू है। अभी हम आगे बढ़ते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड को। तो हम देखते हैं कि अप्रैल 1978 में एक मध्य प्रदेश इंदौर हाई कोर्ट में एक पिटीशन फाइल की जाती है शाहबानो नाम की महिला द्वारा, जो सीआरपीसी सेक्शन 123 के तहत मेंटेनेंस क्लेम करती है। मेंटेनेंस बोल सकते हैं हम, एलिमनी भी बोल सकते हैं। यह बेसिकली क्या है, आफ्टर डाइवोर्स के बाद में हस्बैंड के द्वारा जो पत्नी है उसको कुछ धनराशि दी जाती है, लेकिन जो उसका हस्बैंड होता है अहमद खान, वो भी एक लॉयर होता है, वो उसमें हाई कोर्ट में बोलता है पर्सनल लॉज से रिलेटेड कि उनके पर्सनल लॉज में ड्यूरिंग इद्दत जो पीरियड है उसके टाइम ही मेंटेनेंस क्लेम दिया जाता है। इद्दत बेसिकली क्या है, 19 डेज का पीरियड होता है। आफ्टर जो मैरिज करने के बाद में जो डाइवोर्स लिया जाता है उनके टाइम पीरियड 3 मंथ का होता है।
सो उसने इस टाइप का लॉ दिया, तभी सुप्रीम कोर्ट ने अपना जो ये फैसला था उसको दिया, और उसमें बोला गया कि इसको सीआरपीसी सेक्शन 123 के तहत मेंटेनेंस क्लेम दिया जाएगा। लेकिन उस समय क्या था, हिंदू जो राइट विंग और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड था, उनके बीच में एक टसल क्रिएट हो गया, क्योंकि मुस्लिम जो लॉज उसके अगेंस्ट थे, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि इस प्रकार का कोई एक्ट आए। और उस समय तक जो राजीव गांधी सरकार थी, तो उन्होंने भी कहीं न कहीं देखा कि कहीं न कहीं ये टसल ज़्यादा क्रिएट ना हो जाए, तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को ओवरटर्न कर दिया और मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑन डाइवोर्स एक्ट 1986 पास कर दिया। इस प्रकार जो कहीं न कहीं हम देखते हैं कि जो वोट बैंक की जो है, वो भी कहीं न कहीं हम इसका पक्ष देखने को मिलता है। अभी हम जैसे आगे बढ़ते हैं, तो उसमें हम देखते हैं 1995 का एक केस आता है, सरला मुदगिल केस, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बाइगेमी को क्रिमिनलाइज़ कर दिया, यानी एक हस्बैंड के द्वारा 2 शादी नहीं की जा सकती। और इस प्रकार 2017 का एक केस इम्पोर्टेंट है, सायरा बानो का केस, जो कि ट्रिपल तलाक से रिलेटेड है। और ट्रिपल तलाक में बेसिकली क्या है, कोई भी टेक्स्ट, कोई मैसेज के द्वारा हस्बैंड के द्वारा पत्नी को 3 बार लिखित बोलने पर उनका तलाक हो जाता है। हालाँकि उसमें भी एक क्लॉज़ है, इद्दत जो टाइम पीरियड है वो सेम का सेम वही भी उसमें रहता है। सो इस प्रकार सुप्रीम कोर्ट ने 2019 मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑन मैरिज एक्ट 2019 पास कर दिया, जिसमें ट्रिपल तलाक को क्रिमिनलाइज किया। और इसके तहत यदि कोई भी इस तरीके की कोई एक्टिविटी करता है, तो उसमें 3 मंथ का उसको इम्प्रीजमेंट और कुछ फाइन उसको देना होता है। सो इस प्रकार हम देखते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की जो हिस्ट्री है वो काफ़ी एक पेचीदा रही है। अब हम जानेंगे कि इसके क्या-क्या फ़ायदे हैं। देखो, यूनिफॉर्म सिविल कोड के आने के बाद में जितने भी वुमेन से रिलेटेड जो राइट है, उनमें बढ़ोतरी होगी। जो भी डिस्क्रिमिनेटरी, डेरोगेटरी जो रूल है, उनका खत्म हो गए। और इस प्रकार यूनिफॉर्म सिविल कोड को से हम देखेंगे कि पूरे देश में एक समान कानून लागू होगा। कहीं न कहीं इसके हम यदि हम इसके कॉन्स की बात करें, तो हम देखते हैं कि इससे जो राइट टू रिलीजियस, जो हमारा जो फंडामेंटल आर्टिकल है, आर्टिकल 25 टू 28, जो रिलीजियस फ्रीडम, यानी हमें किसी भी रिलीजन को मानने, उसको प्रोफेस करने, उसका प्रचार और प्रसार करने में हमें मदद करता है। लेकिन हम फंडामेंटल राइट को भी कहीं न कहीं देखते हैं कि आर्टिकल 14 है, जो बोलता है इक्वालिटी बिफोर लॉ, यानी सभी जो भी देश का सिटीज़न है, उसमें उनको लॉस के टाइम उनको सबको इक्वल समझा जाएगा। सो इस प्रकार ये यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड के कुछ कॉन्स हैं, और वो कहीं न कहीं ये समझते हैं कि इस प्रकार के लॉ आने से उनकी जो धार्मिक स्वतंत्रता है, उसका हनन होगा। अब हम समझेंगे कि इसका सजेशन क्या हो सकता है। जैसे हम देखते हैं कि समाज में कुछ भी अ, गलत एक्टिविटी होती है, तो उससे रिलेटेड हम कुछ एक्ट पारित करते हैं, लाइक पॉक्सो एक्ट पारित किया गया, जो प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट उससे रिलेटेड है। इस प्रकार हम यूनिफॉर्म सिविल कोड को बिना लाए भी हम जो मुस्लिम जो पर्सनल लॉज है, उनको कुछ और हम कोडिफिकेशन कर सकते हैं, उनमें हम कुछ सुधार कर सकते हैं। सो यही यूनिफॉर्म सिविल कोड है। सो आई होप आप सभी को यह वीडियो अच्छा लगा होगा, और इससे आप सभी को कुछ ना कुछ यदि इन्फॉर्मेशन आपको गेन हुआ है, तो इसको प्लीज़ शेयर कर दीजिए और लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।